दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी में। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस इंटरव्यू के बारे में। सो गाइज़, आज के जो हमारे प्रश्न होंगे वे सभी आज हम हिंदी में लेने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो है उस वीडियो में मैंने सभी प्रश्न इंग्लिश में लिए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी में होने वाले इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि हर कोई अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंग्लिश में नहीं कर रहा। सो गाइज़, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने इंटरव्यू की तैयारी हिंदी में अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो ये इंटरव्यू है वो हमारा पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सभी के लिए फुल हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है, जब हमारे सामने जो इंटरव्यूअर होंगे वो हमसे सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होगा वो सिर्फ हमसे ये होगा कि आप अपने बारे में बताइए, जिसके बारे में मैं कई बार बातें कर चुकी हूँ। सो गाइस, उसके अलावा हम अन्य प्रश्नों के बारे में आज बात करना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, क्योंकि हम वहाँ पर जो अपना इंटरव्यू देंगे वो टीचर के रूप में ही देने वाले हैं। तो वो हमसे उन सभी स्थिति के बारे में बात करेंगे जो हमारे सामने टीचर बनने के बाद में आने वाली है। वो हमसे हमारी समझ के रूप में बात करेंगे कि हम अगर टीचर बन गए और हमारे सामने कोई कंडीशन आ रही है तो हम उसको कैसे फेस करेंगे एज ए टीचर। तो इन सभी क्वालिटी को चेक करने के लिए वो उससे जुड़े हुए कुछ हमसे प्रश्न करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वो प्रश्न कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले वो हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि आपकी शिक्षण शैली क्या है, यानी कि हम जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम क्या टीचिंग स्किल यूज़ कर सकते हैं, अपने बिहेव को हम कैसे बच्चों के साथ में अटैच कर सकते हैं जिससे उन्हें एक लर्निंग में हेल्प मिले। आपकी शिक्षण शैली क्या है, या कक्षा में आप अपनी उपस्थिति को कैसे दर्शाएंगे। चलिए इसका एक प्यारा सा आंसर देखते हैं। शिक्षक के रूप में मेरा मानना है कि मैं अपने छात्रों को उनके पाठों के माध्यम से समर्थन करूंगा। पाठों का मतलब जो हमें बुक प्रोवाइड की जाएगी बच्चों के, जिस भी क्लास में उनकी जो भी बुक होगी वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम उन्हीं के जरिए उनको नॉलेज से जोड़ते चले जाएंगे। मुझे अपने छात्रों के साथ के स्कूल में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय मजबूत रहना होगा, यानी कि इसके अलावा हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे हम उनको सभी को अच्छे से फेस करेंगे और उन्हें सोल्व करने का प्रयास करेंगे। मुझे कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें अच्छा महसूस करने में मदद करने के लिए उनके साथ साझेदारी करनी होगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि क्लास में सिर्फ बच्चे ही अपने कार्य को करते जाएंगे। नहीं, एक टीचर के रूप में जब आप वहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे तो एक टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की एजुकेशन में। तो चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। आप छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे। हमसे प्रश्न किया जा सकता है कि हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते। तो हमारा तो कार्य यही होगा ना कि हम बच्चों को कुछ ऐसे माध्यम से पढ़ाई कराएं जिससे कि सभी बच्चे पढ़ाई में रुचि लें। तो चलिए इसका भी आंसर हम जान लेते हैं। हमें एक बच्चे को फिर प्रेरित रखने के लिए उनके प्रति सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि बच्चे जो भी कर रहे हैं हमें सिर्फ उसमें एक पॉजिटिविटी देखनी है। इसलिए जब वे अविश्वासी रूप से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो एक चीज़ तो मैं उन्हें देना चाहता हूँ, वह है पुरस्कार या फिर किसी तरह का बोनस। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई छात्र क्लास में छूटे या अधिक व्यस्त महसूस करे, यानी कि इस आंसर में हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा सीख भी नहीं रहा तो हमें सिर्फ उसके पॉजिटिव एरिया को ही देखने की ज़रूरत होगी। हमें सिर्फ वे चीज़ें देखना है जिसके द्वारा हम बच्चों को मोटिवेट कर सके और उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको हेल्पफुल कैसे हमें बनाने में हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं, किस तरह से हम उसके एक्टिविटी को उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें ऐसे मेथड हमें देखना है, अगर बच्चा कोई पढ़ नहीं रहा तो वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा। इस प्रकार से गाइस हम इसका एक जवाब दे सकते हैं। और इसका क्या मतलब है कि अधिक व्यस्त महसूस करें, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि होमवर्क, क्लास वर्क, इसमें अपने आप को बोझ, इन्हीं कार्यों का बोझ अपने आप में महसूस करने लगते हैं, जिससे उनका पढ़ाई से अट्रैक्टिव कहने का मतलब है कि पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि बच्चे अपने आप
कोई ये महसूस ना करे कि हर टाइम ही हमें पढ़ाई में लगे रहना पड़ता है, बल्कि इस तरह से पढ़े कि वो उस चीज़ में रुचि ले। और जिसका सबसे अच्छा मेथड क्या होता है? प्लेइंग मेथड। इसीलिए मैं हमेशा सभी के साथ फेयर और कंसिस्टेंट करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमें विज्ञान और गणित सिर्फ स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है? एज ए टीचर हमसे प्रश्न किया जा सकता है, जिसका हम एक बेहतर जवाब देना चाहेंगे। मेरा मानना है कि हमारा भविष्य विज्ञान पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे आसपास जो भी एक्टिविटी होती है वो एक साइंस बेस्ड एक्टिविटी होती है। दिन का छिपना, दिन का निकलना, किसी भी खाने का बनना, हमारे अंदर की डाइजेशंस वगैरह, ऑल ऑफ। क्योंकि लोग दिन प्रतिदिन के निर्णयों को लेने में विज्ञान का ही प्रयोग करते हैं। विज्ञान हमें हमारी प्रकृति दुनिया के बारे में भी आश्चर्यचकित कर सकता है। साथ ही विज्ञान और गणित छात्रों के सीखने की कौशल में भी काफ़ी सुधार कर सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान और जो गणित है वो दोनों विषय ऐसे है कि हमें सिर्फ क्लासरूम में ही पढ़ाए जाए। विज्ञान और जो हमारा गणित हो गया वो हमारे डेली एक्टिविटियों से जुड़ा होता है। डेली एक्टिविटी जो हम करते हैं वो उन सभी से अटैच होता है। जैसे कि अगर हम किसी सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं तो वहाँ भी हमारा मैथ लगेगा। हम किसी चीज़ को घर में पका रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा विज्ञान लगेगा। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ अपनी डेली एक्टिविटी लाइफ में करते रहते हैं। तो आप इस प्रकार से खुद से भी कुछ चीज़ों को ऐड करके इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? जिसका जवाब होगा, मुझे लगता है कि एक छात्र का मूल्यांकन कई पहलुओं पर किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 2-4 क्वेश्चन कर लिए और एक ही बेस, जैसे कोई सब्जेक्ट गणित हो गया या फिर कोई भी एक सब्जेक्ट पर ही हमने उसका मूल्यांकन कर लिया और उसी के आधार पर हम रिजल्ट पर पहुंच गए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। हमें बच्चे के हर पहलुओं पर प्रश्न करना होगा और देखना होगा कि कहाँ उसे सुधार की ज़रूरत है और कहाँ वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है। मुझे लगता है कि एक छात्र का मूल्यांकन कई पहलुओं पर किया जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय हमें छात्रों के समग्र विकास को दिखाना चाहिए। इस स्टैंडर्डाइजेशन मूल्यांकन तकनीकों को, जैसे कि परीक्षा आदि के अलावा, मैं औपचारिक मूल्यांकन विधियों का भी प्रयोग करता हूँ। यानी कि मैं इसका निर्णय केवल परीक्षा के माध्यम से नहीं लेना चाहूँगा, मैं और तरीकों से भी इसका मूल्यांकन करना चाहूँगा या चाहूँगी। मेरी कक्षा में छात्रों को एक्टिविटीज़, क्विज़ आदि में भागीदारी लेने के लिए भी मैं मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि मैं अपनी क्लास में मूल्यांकन कराऊंगी, एक्टिविटीज़ कराऊंगी, तब उनका पार्टिसिपेट उसमें करने के लिए उन्हें प्रेरित करूंगी और तब देखूंगी कि वे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मैं छात्रों को उनके अनुशासन और उनकी समय की पाबंदी के आधार पर ग्रेड देता हूँ या देती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा अनुशासन के जरिए या किसी और एक्टिविटी के ज़रिए क्लास में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो हमें उसकी शाबाशी देनी भी बनती है। गाइस बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। आप माता पिता या अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा में श्रम को शामिल करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे? इस प्रश्न का मतलब है कि आज की जो एजुकेशन है उसमें आप उनके माता पिता या अभिभावकों को कैसे इंक्लूड करोगे। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी मैं। मेरा मानना है कि एक बच्चे की शिक्षा उसके माता पिता के समर्थन पर ही निर्भर करती है। मुझे लगता है कि माता पिता के साथ जुड़ना और यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे की सफलता में उनकी सक्रिय भूमिका है। उनकी सक्रिय भूमिकाएं मैं बच्चों के माता पिता के साथ सहयोग करूंगी। साथ ही मेरे छात्रों ने क्या सीखा और क्या हासिल किया इसके बारे में मैं उन्हें समय समय पर अपडेट करती रहूंगी। सो गाइस बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमसे जब हमारा इंटरव्यू होगा तो इसी तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। आप अपनी कक्षा में टेक्नोलॉजी के उपयोगों को कैसे एकीकृत करेंगे? यानी कि क्लास में हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड करेंगे, बच्चों के सामने उस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ताकि वे उसमें रुचि ले, उसकी हेल्प से कुछ नई चीज़ों को सीखें। तो चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करती हूँ। टेक्नोलॉजी के आधुनिक युग में हम इनके साथ पाठों को अधिक मज़ेदार और रोचक बना सकते हैं। कक्षा में इंटरनेट की सुविधा के साथ छात्र किसी भी विषय के लिए
हर विषय के लिए विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही इस स्मार्ट बोर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम पाठ को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, जिसके लिए मैं अपने छात्रों को यूट्यूब पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा सकती हूँ, जिसके लिए जैसे कि कोई देशभक्ति से जुड़ी हुई चीज़ या फिर किसी आविष्कार के ऊपर भी हम बच्चों को फिल्म दिखा सकते हैं, जिससे वे इंस्पायर होंगे, चीज़ों को सीखेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट होंगे एक्सेट्रा। इससे उन्हें संघर्ष की एक गहरी समझ मिलेगी, यानी कि अगर वे किसी भी स्टोरी को खुद से सामने से देखेंगे तो वे उस चीज़ से अधिक मोटिवेट होंगे और उसके जैसा बनने की या फिर उसके जैसा या फिर उससे बहुत बेहतर कुछ करने की खुद से कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों में उत्साह और भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यानी कि अगर हम क्लास में अपने छात्रों को ये नहीं देखेंगे कि वे मोटिवेट है या नहीं है या डिमोटिवेट है, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें अपनी कक्षा में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं उन सबको देखना है कि किस बच्चे के दिमाग में कैसी एक्टिविटी चल रही है और कब कब हमें उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। मेरी राय में छात्रों के बीच भागीदारी और उत्साह बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कक्षा में समानता की भावना पैदा करना होता है। समानता का मतलब है कि अगर कोई बच्चा अच्छा कर पा रहा है तो उसे भी प्रोत्साहित करो, लेकिन अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसे डिमोटिवेट नहीं करना, बल्कि उसे हमें अच्छा करने के लिए मोटिवेट करना है। हमें मेधावी और कम पर भी दर्शन करने वाले छात्रों को, यानी कि प्रदर्शन गाइस, यहाँ पर ये जो लिखा है प्रदर्शन, हमें मेधावी और कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी समान अवसर प्रदान करने चाहिए। और ऐसा करने से हम प्रत्येक छात्र को असफलता के डर से निपटने में मदद कर सकते हैं और ऐसा करते रहने से वे अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण करने में भी काफ़ी सक्षम होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो हम इसे डिमोटिवेट ना करके अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे, ताकि वो दोबारा उस चीज़ को करके सीखने की कोशिश करेगा। तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। विद्यार्थी अपने शिक्षकों में क्या गुण चाहते हैं? तो इसमें बात करने वाले हम एक टीचर के अंदर होने वाली प्रॉपर्टीज़, यानी कि जब हम कभी भी बच्चे हुआ करते थे तो गाइस हम भी सोचते थे कि हमारा टीचर ऐसा होना चाहिए जिससे हम सहज रूप से अपनी बातों को कह सके, हमें कोई झिझक ना हो, डर ना हो, ताकि हमें अगर डर होगा तो बच्चा टीचर से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो चलिए अब इसका जवाब भी हम देख लेते हैं। मेरा मानना है कि छात्र एक समर्पित और सुलभ शिक्षक चाहते हैं जो कि किसी छात्र को उनकी आवश्यकता होने पर उपलब्ध हो सके, यानी कि जब भी बच्चों को ज़रूरत हो छात्रों की वे मदद कर सकें। यदि छात्र जानते हैं कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और सीखते समय उनका समर्थन करना चाहते हैं तो उन सफलताओं की संभावना बढ़ जाती है। यानी अगर बच्चों को पता है कि हमारे टीचर हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है तो बच्चों के अंदर जो चीज़ों को सीखने की लालसा होती है वो और अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए मैं हर समय खुली दृष्टिकोण का पालन करती हूँ या करता हूँ और प्रत्येक छात्रों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वाली जो वीडियो हमारी होगी हम उस पर बात करेंगे केवीएस संगठन के बारे में, सभी जानकारी से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही। Thank you for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.